यदि ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट, ट्रायंगुलर, प्लेट, तो जो सेंट्रॉइड होगा वही होगा सेंटर ऑफ मास। और आप जानते हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है वो किस रेशियो में बांट देता है सेंटर ऑफ मास, उस हाइट को? 2:1। 2:1। तो वो ध्यान रखिएगा, ये जो सेंट्रॉइड होता है वही हो गया सेंटर ऑफ मास। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और, कि यदि आप एक आइसक्रीम का कोन देखते हैं खाली, तो राइट सर्कुलर कोन हो गया, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे वो भी ये जो हाइट होगा, हॉलो राइट सर्कुलर कोन, हॉलो राइट सर्कुलर कोन, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये भी उसी तरह जैसे ट्रायंगुलर प्लेट का है, हाइट को 2:1 में डिवाइड करेगा। लेकिन सोचो, ये हॉलो कोन है, यदि आपके सामने सॉलिड कोन आ जाए, सॉलिड कोन आ जाए, सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन में जो सेंटर होगा नीचे ज्यादा मास होने के कारण थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाता है। वो थोड़ा और नीचे शिफ्ट होने का मतलब है वो जो रेशियो हम देखेंगे वो हो जाएगा 3:1। सेंटर ऑफ मास थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो गया, 2:1 था ट्रायंगुलर प्लेट में, 2:1 है हॉलो राइट सर्कुलर कोन में, और ये हो गया 3:1। ये जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, डेरिवेशन भी इनका सीखना है, लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले केस में पूछे जाने के तो चांस नहीं रहते, रिजल्ट याद रखना जरूरी है। ये है एक सेमी रिंग, यूनिफॉर्म सेमी रिंग। तो सेमी रिंग जो है इसका सेंटर कहां होगा? ओ पॉइंट पे तो नहीं होगा। जो रेडियस आर है तो सेंटर ऑफ मास होता है कितने डिस्टेंस पे? 2r/π डिस्टेंस पे। लाइन ऑफ सिमेट्री पर सर्किल के सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पे यहां होता है सेंटर ऑफ मास सेमी रिंग का। और यदि बात करते हैं ये थिन हॉलो हेमिस्फेयर, तो थिन हॉलो हेमिस्फेयर के लिए हम लोग देखते हैं ये r/2 पे होगा 1:1, मतलब इसका जो डिस्टेंस आप यहां से देखेंगे ये r/2 होगा, ओ से जो हाइट देखेंगे। और यदि आप कहते हैं सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर यूनिफॉर्म, तब जो सेंटर होगा वो कितने हाइट पे होता है? 3r/8। यहां जो हाइट था वो था r/2 और ये हाइट है 3r/8। यहां होगा सेंटर ऑफ मास। ये जो स्क्रीन पे सेंटर दिख रहे हैं उनको कोशिश करिए कि वो याद हो जाए आपको। आराम से देखिए चित्र को, अपने अपने कॉपी पे बनाइए और कोशिश करिए कि ये सेंटर ऑफ मास सारे याद हो जाए।
रॉड का, डिस्क का, स्फीयर का, वो तो वैसे ही दिख गया। ट्रायंगुलर प्लेट का मीडियन, सेंट्रॉइड जहां होता, मीडियन जहां कट करते हैं, और वो सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ मास होता है यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का। और वो किस रेशियो में बांटते हैं? तो 2:1। तो 2:1 कहेंगे तो नीचे से जो इसकी ऊंचाई आप देखेंगे, ये ऊंचाई कितना लिखने वाले हैं? सेंटर ऑफ मास का ये ऊंचाई लिखने वाले हैं h/3, 1/2 + 1 × h, ये है h/3 ट्रायंगुलर प्लेट में। यदि आप बात करते हैं हॉलो राइट सर्कुलर राइट, फिर से वही h/3। जबकि आप बात करेंगे सॉलिड में, वो हो जाएगा h/4, थोड़ा और नीचे, कम ऊंचाई पे, h/4 ऊंचाई पे, 3:1 में डिवाइड होने से। सेमी रिंग के बगल में एक और बना लीजिए, ये है सेमी रिंग, और सेमी रिंग के बगल में एक डायग्राम बना लीजिए सेमी डिस्क। तो सेमी डिस्क यदि बनाते हैं तो उसका जो सेंटर होता है 4r/3π। सेमी डिस्क का 4r/3π। टू से 2r/π, ये 4/3r/π, 1.33r/π, और नीचे आ जाता है थोड़ा ओ के नजदीक। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ओ के नजदीक चला आता है, तो 1.33r/π, 2r/π के बदले 4r/3π। थिन हॉलो हेमिस्फीयर का r/2, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8। आपको एक का डेरिवेशन में बताने की कोशिश करता हूं, जो थोड़ा आसान, रिलेटिवली आसान कहते हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग। कैसे डिराइव करते हैं? ये है सेमी रिंग, आप क्या करते हो, ये एक्स एक्सिस कह देते हो, ये वाई एक्सिस कह देते हो सॉल्व करते वक्त, ओरिजिन मान लेते हो 0 0। फिर क्या करते हो, थीटा एंगल पे आते हो, और एक छोटा सा सेक्शन के लिए डी थीटा और आगे बढ़ते हो। ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को आप कह देते हो डीएम, पॉइंट मास की तरह। और इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? इसका कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करता हूं मैं। देखो ये रेडियस आर, तो यहां से यहां का लेंथ हो जाएगा आर कॉस थीटा, और यहां से यहां का लेंथ हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। वो जो पॉइंट मास हम देख रहे हैं डीएम, डीएम कैसे लिखोगे? आर डी थीटा तो लंबाई है, और मास पर यूनिट लेंथ कितना है? m/πr। सर ये कैसे सोचा आपने? तो देखो, जब पाई आर लेंथ है तो मास है m, जब 1 यूनिट लेंथ है तो मास है m/πr, जब आर्क लेंथ आर डी थीटा, ये जो होता है ना, हम लोग जानते हैं ये आर और ये डी थीटा, तो ये आर और डी थीटा मिलकर के कितना हो गया? आर डी थीटा हो गया आर्क। तो आर्क का लेंथ जब आर डी थीटा है तो मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो यही हो गया डीएम।
देखा m/πr इंटू आर डी थीटा। हमने सर इतना मेहनत क्यों किया, एक छोटा टुकड़ा लिया, उसके कोऑर्डिनेट देखे, ये सब आखिर इतनी मेहनत क्यों? अच्छा, आप एक्सपेक्ट कहां करते हो सेंटर ऑफ मास, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे सेमी रिंग का? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई के लेफ्ट साइड में जितना सेमी रिंग का मास है उतना ही राइट साइड में। तो डिफिनीशन हमें याद आएगा वाई सी एम वाला, समेशन एम आई वाई आई अपॉन समेशन एम आई m1 y1 प्लस m2 y2। और समेशन यहाँ चूंकि इनफाइनाइट पार्टिकल्स है तो समेशन का भाई होता है इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm। dm का y कोऑर्डिनेट कितना है, r sin थीटा, और dm कैसे लिखोगे, m/πr इंटू आर डी थीटा। आपको ये dm पता चल गया, ये y कोऑर्डिनेट पता चल गया, नीचे भी dm लिखो m/πr इंटू आर डी थीटा। अब जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उन्हें कट कर दो। सर मैं इंटीग्रेशन को काट दूंगा, अरे फिर बचेगा क्या यार, डी थीटा को काट दूंगा, ऐसा मत करना। अब मुझे बताओ, जो आपके पास वैल्यू आ गया है इसमें इंटीग्रेशन आर तो कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा, और नीचे भी इंटीग्रेशन डी थीटा। थीटा का वैल्यू कम से कम 0 डिग्री लेंगे और अधिक से अधिक पाई लेंगे। 0 डिग्री लेंगे तो एक्स एक्सिस पे होंगे, और थीटा बढ़ाते गए वो अगला डी थीटा वाला आएगा, फिर अगला वाला आएगा, फिर ऐसे ही आएगा अगला टुकड़ा, और ऐसे ही आर डी थीटा सारा लेते जाएंगे तो थीटा बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, पाई तक जाएगा, 0 डिग्री से पाई तक, 0 से पाई तक। इंटीग्रेट करते हैं, आर माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, और वो 2 हो जाता है, नीचे हो जाएगा थीटा कहां से कहां तक, 0 से पाई। ऊपर हम लिखेंगे माइनस आर कॉस पाई माइनस कॉस 0 अपॉन पाई माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2r/पाई। वो कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2r/पाई। ये आ गया हमारे पास वैल्यू किसका, YCM का। और XCM यदि हम यही काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x dm अपॉन dm, तो इससे वो निकल करके चला आता है 0, और वो वैसे भी हमें पता है कि 0 ही होगा, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ऑब्जेक्ट की। तो जो कोऑर्डिनेट हमें मिला वो कोऑर्डिनेट कहाँ मिला, यहां पर कहीं, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2r/पाई। तो 2r/पाई कहने का मतलब इसकी जो हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की, वो कितनी हाइट हो गई, 2r/पाई। ये हमने डिराइव कर लिया, यहाँ है सेंटर ऑफ मास। तो एक बार तो मैथमेटिक्स का ये आइडिया यूज करके हम डिराइव करेंगे, और फाइनली ये आगे के लिए हम याद कर जाएंगे। सेंटर ऑफ मास हमने ढूंढने की कोशिश की, सेंटर ऑफ मास का हमें डिफिनीशन पता है, XCM लिखते हैं इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन YCM लिखते हैं इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। यहाँ x और y होता है dm का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो dm एक पॉइंट मास है r d थीटा लेंथ का। लेंथ बहुत छोटा होने से उसको पॉइंट मास कह दिया, तो उसका सेंटर भी वही है खुद, जिसके x कोऑर्डिनेट है r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट है r sin थीटा। हमने जब y dm लिखा तो y dm में y कितना हो गया, डिफिनीशन ही की तरह इसे याद रखते हैं ना, इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। तो y का वैल्यू आया r sin थीटा, ये है y और ये है x, किसका, सेंटर ऑफ मास का। किसके सेंटर ऑफ मास का, dm जो पॉइंट है उसका, उसका सेंटर तो वो खुद होगा, उसका कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं r cos थीटा r sin थीटा। तो जब हमें सेंटर ऑफ मास किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जहां मास का, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का चाहिए, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। पलक आपके समझ में आ गया ये? यस सर। बहुत बढ़िया।
विशाल बालक, आपको थोड़ा टाइम लगेगा अभी, चूंकि यहाँ कैलकुलस भी इन्वॉल्व है, तो आप टेंशन ना लेना। आप पिछले पेज पे जो इंफॉर्मेशन दिए गए उनको याद रखने की कोशिश करना। महक, आपके समझ में आ गया ये? यस सर। अनुष्का, ओके? यस सर। समझ में हमें ये आया कि हमें ये याद करना है। क्या याद करना है? रॉड का सेंटर, सेमी सर्किल का सेंटर, सेमी डिस्क का सेंटर, ट्रायंगुलर प्लेट और हॉलो राइट सर्कुलर कोन, दोनों का रेशियो वही 2:1 सेंटर ऑफ मास जो बांटता है हाइट को, 2:1। और वो सॉलिड कोन में 3:1 और नीचे आ जाता है। और ये जो हम बात करते हैं थिन हॉलो हेमिस्फीयर R/2 और सॉलिड हेमिस्फीयर 3R/8। मैं इनको एक बार और याद करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो सेमी रिंग है, सेमी रिंग, इनका सेंटर जो होगा वो O पॉइंट से ऊपर होगा। कितना ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास? तो ये हमने याद किया है 2R/5। यदि ये सेमी रिंग के बगल में हम देख रहे हैं सेमी डिस्क है कोई, तो सेमी डिस्क का जो सेंटर होगा बाय 3 पाई पे होगा, ऊंचाई पे होगा। यदि आप कोई ट्रायंगुलर प्लेट देख रहे हैं, यदि ट्रायंगुलर प्लेट देख रहे हैं, तो ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड जो है वही होगा। और वो आप जानते हैं कि यदि ये हाइट h है पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का है h/3। यदि हॉलो कोन हो, हॉलो कोन, तो इनका जो होगा कहाँ सेंटर, उसके बारे में सोचते हैं। यदि h है तो इनका भी वही होगा h/3। और यदि यहां आ जाता है सॉलिड कोन, तो यदि सॉलिड कोन है तो उनका जो सेंटर होगा वो आ जाएगा और नीचे h/4, 3:1 में बांटने के कारण h/3 h/4। यदि बात करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर की, हॉलो हेमिस्फीयर, इसका सेंटर हम कह देते हैं R/2 पे, दोनों तरफ से ऊपर या नीचे वाले पॉइंट से R/2। और ये O वाले पॉइंट से कितना ऊपर यदि सॉलिड होता तो? सॉलिड हेमिस्फीयर O वाले पॉइंट से कितना? 3R/8 ऊंचाई पे। जिन बच्चों को फिर से एक बार देखना है, ध्यान से देखिए, फाइनली ये याद करना है। ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट में रेशियो को देखते हैं 2:1। ये है सेंटर ऑफ मास, मीडियन को बांट रहा है। हॉलो कोन, राइट सर्कुलर, हॉलो कोन, इसमें हाइट को ये भी बांट रहा है सेंटर ऑफ मास 2:1। और यहाँ आता है कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन में सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाता है थोड़ा, 3:1, 2:1 के बदले। यदि बात करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर, R/2 R/2, हॉलो हेमिस्फीयर, और यदि कह दे सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर,
तो ये हो जाता है 3r/8, 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 4r/8, 5r/8। तो ये वो से डिस्टेंस देख रहे हैं सेंटर से। सेमी रिंग का ओ से ऊपर 2r/π, सेमी डिस्क का ओ से ऊपर 4r/3π। तो ये हम लोगों को याद करना है किसी तरह से। एक काम तो करते हैं कि हम किसी तरह से इन्हें याद करें, और दूसरा काम होता है कि हम डिराइव करें। तो देखिए, यदि हमारे सामने में ये सेमी डिस्क है, तो मुझे ये बताइए सेमी डिस्क का सेंटर कहाँ होगा, ये तो हम जानना चाहते हैं। उनको कैसे डिराइव किया जाएगा? फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क। तो सॉल्व करने के समय सबसे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और एलिमेंट ढूंढते हैं। एलिमेंट मतलब जिनसे ये बना है। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत से सेमी रिंग को कलेक्ट करके ये सेमी डिस्क बनता होगा। सोचिए ना, बहुत से। सोचो जैसे एक सलाद के प्लेट में प्याज का एक टुकड़ा रखा हुआ है सेमी डिस्क के शेप का, तो उसमें देखना ना ऐसे बहुत से लाइनिंग्स होंगे, तो उनको पकड़ पकड़ के अलग कर सकते हैं ना, उन्हीं से मिल करके ये बना होगा सेमी डिस्क। तो जब आपको सेंटर चाहिए, सेंटर ऑफ मास, तो फॉर्मूले के नाम पे आपके पास क्या है? आपको पता है वाई एक्सिस पे होगा सेंटर ऑफ मास, तो इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन डीएम। आप एक डीएम टुकड़ा चुनो और फिर उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखो, और आपको यदि कोऑर्डिनेट चाहिए तो ऐसे देख सकते हैं, वेयर एक्स वाई इज सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट डीएम। ये होता है डिफिनीशन कि आप एक डीएम टुकड़ा चुनते हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने पर, उसका सेंटर कोऑर्डिनेट देखते हो सेंटर ऑफ मास का, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो वाई डीएम अपॉन डीएम और एक्स डीएम अपॉन डीएम, इंटीग्रेट कर देते हो। यदि यहां आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या करना होगा, क्या रास्ता हो सकता है, फिर विचार करिए। हमने एलिमेंट तो देखा, और एलिमेंट देखने के बाद यहां एलिमेंट हमने चुना है, देखिएगा ये एलिमेंट चुन लिया है एक सेमी रिंग, बहुत से सेमी रिंग से मिलकर के बना हुआ है ये। एलिमेंट्री मास, और यहां है कौन? सेमी रिंग। एलिमेंट्री मास डीएम और ये सेमी रिंग। और ध्यान दीजिए ये डीएम कैसे लिखेंगे, एक पॉइंट, ये हमने रेडियस कितना लिया है इसका रेडियस मान लिया है स्मॉल आर, और इसका जो विड्थ है ये मान लिया है डी आर। और इसका जो सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ मास इस डीएम को आप यहां कॉन्सेंट्रेटेड देखो 0,2r/π। सर ये कहां से आया? अरे सेमी रिंग का अभी पता किया है ना, 2r/π। ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको ऐसे ही पता चल गया, यहाँ पर 0 डीएम अपॉन डीएम, ये हो जाएगा 0। एक्स सेंटर ऑफ मास आपने डिराइव कर लिया 0। सर कैसे? अरे देखो तो डीएम का कोऑर्डिनेट कहाँ दिख रहा है,
तो डीएम का एक्स डीएम अपॉन डीएम इंटीग्रेशन में एक्स कोऑर्डिनेट डीएम का है 0, 0 अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, ये भी हो गया 0। अब YCM कैसे निकालोगे? तो YCM के लिए हो गया YDM अपॉन डीएम, y का वैल्यू हो गया 2r/π। अब ध्यान देख मास कैसे लिख रहे हैं, m पूरा और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एरिया से, पाई आर इंटू डी आर से। ये आपका बन रहा है इंटीग्रेशन वाई डीएम और अपॉन डीएम। तो डीएम के लिए m बाय पाई आर स्क्वायर डिस्क का होता, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 सेमी डिस्क का है, तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कितना, पाई आर डी आर। तो मास पर यूनिट एरिया तो कांस्टेंट वैल्यू है डिस्क के लिए, सेमी डिस्क के लिए, और ये पाई भी कांस्टेंट है तो चला गया। तो आपके पास जो वैल्यू आ रहा है YCM के लिए, वो YCM के लिए क्या वैल्यू दिख रहा है, 2/π न्यूमरेटर में देख रहे हैं, और r स्क्वायर डी आर, 0 से कैपिटल R तक, और नीचे देख रहे हैं सिंपली RDR, 0 से कैपिटल R तक। 2/π ऊपर हो जाएगा r³/3 और नीचे हो जाएगा r²/2, ये हो जाएगा 4r/3π। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और सर आपने मास कैसे लिख दिया? फिर से देखिए, डिफिनीशन तो अप्लाई कर लेंगे आप, डिफिनीशन जो लिख लेंगे तो मास को देखने की कोशिश करते हैं। पूरे डिस्क का डीएम वैल्यू, पूरे डिस्क का एरिया कितना है, पाई r²/2, उसका मास है m, तो 1 यूनिट का हो जाएगा m/पाई r²/2। और एक छोटा सा जो एरिया DA हम देख रहे हैं ब्लू कलर का, एरिया DA, ये जो सेमी रिंग है उसका एरिया DA है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, m/पाई r²/2 इंटू DA। अब ध्यान से देखिए, इस ब्लू वाले को मैं निकाल के लाकर सीधा कर देता हूं, तो विड्थ तो है इसका dr और लेंथ हो गया पाई स्मॉल r। क्योंकि 2πr होता तो वो सेमी सर्कुलर के बदले एक सर्कुलर होता, लेकिन ये सेमी सर्किल होने के कारण उसका लेंथ पाई r। तो जो एरिया लिखेंगे आप, वो एरिया लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ, पाई स्मॉल r इंटू dr। तो वही यहाँ डीएम के लिए यूज कर रहे हैं हम नीचे, डीएम इक्वल्स टू m/पाई r²/2 इंटू पाई स्मॉल r dr। इन्हीं को जब इंटीग्रेट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को, तो ये YCM आ रहा है। YCM आ रहा है कितना, इंटीग्रेट करने पर YCM कितना आ जा रहा है, YCM हो जा रहा है 4R/3π, 4R/3π। जिन लोगों को ये लगता है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया डेरिवेशन, प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, महक, माइशा, मनीषका, अरे ग्रेट मनीषका, कार्तिक, आर्यन, वेदांत, दिव्यांशु, अबरार, अनुष्का, कीर्ति, सौम्य। हाँ लक्षिता, पूछे एक बार।
यदि आपको फिर से समझना है तो कहिए, मैं समझाऊंगा। तो मेरा हैंड रेज नहीं हो पा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पलक, आपके भी आ गया होगा समझ में? अनुष्का, पलक, जिज्ञान, बहुत बढ़िया। हम लोग जो ये देख रहे हैं अभी, एक तो होता है कि हम ये याद रखें कि कहाँ है सेंटर, रिजल्ट 4r/3π, और एक डेरिवेशन का प्रोसेस सीख लें। सोचिए, यदि आपके सामने एक रॉड रखा जाए और रॉड के बारे में कहा जाए कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, कि इससे x डिस्टेंस पे जाते हैं, तो यहाँ जो मास का डेंसिटी है ये है प्रोपोर्शनल टू x। तो लीनियर मास डेंसिटी जो होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ, ये मास पर यूनिट लेंथ dm/dl, ये मास पर यूनिट लेंथ की बात यदि करते हैं तो उसके लिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट ये मास पर यूनिट लेंथ के लिए सिंबल लेमडा यूज करते हैं। तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू x कहा गया, लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट x, वेयर लेमडा इज कांस्टेंट, लेमडा नॉट इज कांस्टेंट। आपको तो पता ही है कि जब भी कभी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में कांस्टेंट आता है। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, लेमडा नॉट कोई कांस्टेंट है, और ये मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में लीनियर मास डेंसिटी की चर्चा की गई है। तो सोचो, यदि मैं x डिस्टेंस पे आ गया और पूरे रॉड को प्लस x एक्सिस के अलोंग रखा देख रहा हूं, तो इसका y कोऑर्डिनेट और ये 0 0, तो x डिस्टेंस पर आकर यदि मैं इसके छोटे छोटे सेक्शन लेना शुरू करूंगा, तो रैंडम मैंने x डिस्टेंस पे आकर के एक सिस्टम ले लिया, कितने लेंथ का, x डिस्टेंस पे आ गया हूं, लेंथ dx चुनता हूं, तो उसका मास dm कैसे लिखेंगे, लेमडा dx, लेमडा नॉट x dx। और ये जो आपने लिखा मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा x, 0, लेमडा के बदले लेमडा नॉट x, क्योंकि r उसका वो जो लेंथ है वो है x, और dx जो उसके साथ है मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, ये गिवन है। और फिर कहा गया फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड सोन। तो सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का। सर नॉन यूनिफॉर्म का क्या सेंस है, सोचो ना, शुरू का पार्ट एल्यूमिनियम का बना हो, आगे का पार्ट उससे कोई ज्यादा डेंस, तो इसके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ए वाले सिरे से इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अच्छा, आपको क्या लगता है सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा ये पूरा रॉड, यदि L लेंथ का हो तो?
क्या सेंटर ऑफ मास एल, क्या सेंटर ऑफ मास यदि पूरा रॉड एल है और आगे बढ़ने के साथ साथ इसका मास बढ़ता जा रहा है, पूरा रॉड का जो लेंथ है वो है एल, तो क्या सेंटर ऑफ मास मिड में होगा, मध्य में होगा, सेंटर पे होगा, या सेंटर से पहले होगा, या सेंटर के बाद होगा? कहां होना चाहिए सेंटर ऑफ मास इस रॉड का, जिसका मास डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, आगे जाने पे मास ज्यादा होता जा रहा है? अच्छा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे कब होता है? जब यूनिफॉर्म रॉड होता है। सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे तब होता है जब ज्योमेट्रिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में जितना मास है उतना ही राइट साइड में हो। लेकिन यहां किधर ज्यादा मास होगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में सेंटर के? मास डेंसिटी किधर ज्यादा है, बी की तरफ या ए की तरफ? हेलो, आप सब लोग सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो, Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए, मिड में, या मिड से पहले लेफ्ट साइड, या मिड के बाद राइट साइड बी की तरफ? सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड सेंटर के? ज्यादा मास किधर है, ए की तरफ या बी की तरफ? रॉड का ज्यादा मास किधर है, ए की तरफ या बी की तरफ? ज्यादा मास आप लोग यदि कुछ बताएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा मेरा? फिर बोलता हूं, एग्जाम्पल क्या कि रॉड के ए से एक्स डिस्टेंस पे एल दो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, ये है लैम्डा, लैम्डा सेंटर ऑफ मास ऑफ सोन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। आपसे क्या कहा गया, लीनियर मास डेंसिटी वो मास पर यूनिट लेंथ जो है एक्स डिस्टेंस पे, वो एक्स पे निर्भर कर रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होता जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या L/2 पे होगा या L/2 से आगे होगा, दूर होगा, मतलब बी की तरफ होगा या ए की तरफ होगा सेंटर से? कहां उम्मीद सेंटर ऑफ मास? सर बी की तरफ होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि का मतलब हुआ यूनिट लेंथ मास, तो छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तो ए सिरे से जो ज्यादा दूर होगा 1 सेंटीमीटर, उसके एक्स ज्यादा होने के कारण, वहां डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वहां मास पर यूनिट ज्यादा होगा, तो रॉड का मास ज्यादा मिलेगा। और जो ए की तरफ छोटा सा 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेंगे, वहां एक्स का डिस्टेंस, एक्स का वैल्यू कम होने के कारण मास पर यूनिट लेंथ कम आएगा, तो वहां मास कम होगा। तो मास ज्यादा किधर दिख रहा है, बी के किनारे की तरफ। ए के किनारे की तरफ एक्स 0 होने पे 0 हो जाएगा, ए पे नेग्लिजिबल मास होगा। तो देख के आपको रॉड यूनिफॉर्म लग रहा है, लेकिन मास का वैल्यू ए से दूर जाने पे बढ़ता जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, एक ही फॉर्मूला है, XCM इक्वल्स टू समेशन MI एक्स अपॉन समेशन MI, लेकिन इनफाइनाइट पार्ट के लिए है, तो इंटीग्रेशन dm इंटीग्रेशन dm, यहाँ x अपॉन इंटीग्रेशन dm,
इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। उसी तरह y सेंटर ऑफ मास देखेंगे, इंटीग्रेशन y डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। y का वैल्यू तो देखिए, यदि हम इसको x एक्सिस मान लें प्लस x एक्सिस और ऊपर ये y एक्सिस मान लें तो ये 0 0 हो गया। तो यहाँ जो एक आप छोटा सा टुकड़ा ले लेते, इस छोटा सा टुकड़ा dx लेंथ का, इसका जो मास होता dm, ये हो जाता लेमडा नॉट x मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ dx। और इसका जो कोऑर्डिनेट लिख देते, वो कोऑर्डिनेट क्या लिख देते, x, 0। ये जो dm होता उसका सेंटर तो यहीं पे है, तो x, 0 उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो आप अब XCM वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन x के बदले तो x ही आएगा, dm के बदले लेमडा नॉट x में उनको फॉलो करिए। या सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ x डिस्टेंस पे लेमडा नॉट x इंटू लेंथ, तो ये आ गया dm। ये काम नीचे भी करने वाले हैं dm लिखते वक्त, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। अब यहां से कट पिट हो सकता है, कौन से वैल्यूज, लेमडा नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट है और किसी को काट पीट नहीं सकते, तो यहां से XCM का वैल्यू दिखने लगा हमें, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इसे हटा देना, ये क्रॉस भी x जैसे लगने लगता है, उसे हटा देना भाई, मल्टीप्लाई के लिए डॉट ले सकते हैं। इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन dx x dx। और कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से L तक, 0 से L तक। तो XCM कितना हो जाएगा, XCM हो जाएगा L³/3 L स्क्वायर बाई 2 2L/3। देखिएगा ना 0.66 L, मतलब 5L से आगे 0.66 L पे सेंटर ऑफ मास होगा। और y सेंटर ऑफ मास यदि आप लिखने का मन बना रहे हो तो y कोऑर्डिनेट जो है इंटीग्रेशन, तो वो 0 हो। और आपको पता भी है जब ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है x एक्सिस पे, तो सेंटर ऑफ मास का केवल x कोऑर्डिनेट ही तो मिलेगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा x एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए। तो y कोऑर्डिनेट हमें देखने 0 ही होना था, x कोऑर्डिनेट आ गया 2L/3। अब तो यहाँ इतना उम्मीद हम कर सकते हैं कि सिंपल x⁴n का इंटीग्रेशन यदि हमें आता है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस तरह तक के क्वेश्चन IIT में पूछे गए हैं। यहां आप देखें, चेक करें, हमने एक खिलौना बनवाया, क्ले खरीद करके लाए दुकान से, और उस क्ले से हमने कोन बनाया, उस क्ले से हमने सॉलिड हेमिस्फीयर बनाया, स्फीयर बनाकर आधा कर लिया। और खिलाड़ी तो आप अच्छे हैं ही, क्ले से बड़े अच्छे अच्छे चीजें बना लेते हैं, बचपन से बनाने का प्रैक्टिस है। फिर आपने ये एक सॉलिड कोन देखा, सॉलिड कोन देखा, और ये हेमिस्फीयर देखा, सॉलिड हेमिस्फीयर। अब आपको बताना है कि ये आर रेडियस आर हुआ, और इसकी हाइट जो है मान लो वो 4R है, ये हमने आपको दे दिया। तो आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ओ पॉइंट से ऊपर या ओ पॉइंट से नीचे, कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, और y एक्सिस पे होगा या x एक्सिस पे होगा।
वाई एक्सिस पे होगा या एक्स एक्सिस पे? एक ही मटेरियल का बना हुआ है, इसका भी डेंसिटी रो, ये जो सॉलिड कोन है इसका भी डेंसिटी रो, और ये जो सॉलिड हेमिस्फेयर है इसका भी डेंसिटी रो एक ही मटेरियल का यदि है तो। यदि अलग अलग मटेरियल होगा तो अलग लगता है। अच्छा, मास कैसे लिखते हैं? तो मास लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 4h इंटू रो। तो ये हो जाएगा h के साथ 4/3 h का h के बदले तो मैंने 4r कर दिया है, तो यहां पर डाटा आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब ध्यान से देखना, इसका मास कितना होगा m डैश, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हुआ, अरे सर हेमिस्फीयर का, हाँ हाँ स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो अब ये बताइए कि ये m डैश जो है, तो ये m डैश सकते हैं या नहीं? उसी का तो डबल है यहाँ। इसका हाइट हमें दिया गया, इसका हाइट h के लिए 4 लिख दिया, तो हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब 2m हो गया। तभी हमने m और m डैश क्यों कैलकुलेट किए? नेक विचार। आपको जब कॉमन सेंटर ऑफ मास है तो है पहले तो ऑब्जेक्ट को हम जाने ऑब्जेक्ट के पूर्ण याद रखें, याद रखें तो एक सेंटर हुआ जहां, और एक पर यहाँ जहां m डैश होगा, m डैश m जो है वो 2m डैश के बराबर है, वो भी लिख दिया। इसका कोऑर्डिनेट यदि मैं 0 0 कह देता हूं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो याद करो ना, ये यहां से यहां तक का हाइट क्या लिखते थे h/4, तो ये कितना हो जाएगा 4r/4, तो ये कितना हो जाएगा r। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, r। और नीचे वाले का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते? 0, -3r/8, 0, -8। अब मुझे सेंटर करना है की हो सेंटर ऑफ मास प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना, m1 ट्वाइस s, y1 कितना r, m2 m डैश, और y कितना r/8 अपॉन 3m 2m डैश प्लस m डैश, कट कर m डैश को, तो 2r minus 3r/8 3, 8 2 जा 16, 16 minus 3, 13r/24। सेंटर जो है वो उससे कितना ऊपर, 13r/24 डिस्टेंस ऊपर सेंटर ऑफ मास होगा। सर ये तो बड़ा लफड़ा है। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा कहता हूँ आसान है? इतना ही आसान होता तो जो 50 लोग बैठते हैं वो एग्जाम में तो 10 लाख में से केवल 2.5 लाख कारण ठीक, लेकिन जो न तो से आसान है, जिन लोगों को लगता है ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, प्लीज एक बार हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया माइसा, अबरार, दिव्यांशु, सौमिल, लक्षिता,
महक, अनुष्का, वेदांत, हो गजब, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने जो अभी देखा उनमें 4 ऐसे हैं जिनको अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है ज्यादा। कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेट होता और ये एक डिश, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट। ध्यान दीजिएगा, सेम मटेरियल, सेम थिकनेस। ये लिखने का मतलब आता है मास प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसका मतलब ये हो जाता है। और आपको इस एग्जांपल में कहा गया फाइंड सेंटर ऑफ मास। ये सारे साइड जो है वो कहे जा रहे हैं एल, ये सारे साइड कहे जा रहे हैं एल। या मैं और थोड़ा सा ये कर दूं, ये कर देता 6L, यहां से यहां तक का लेंथ, ये भी 6L, 6L, L, 6L, 6L। एक जैसा मटेरियल, एक जैसा थिकनेस, और अब आपको सेंटर ढूंढना है ऑफ मास। तो मैंने आपसे कहा कि सेंटर ऑफ मास ढूंढते वक्त आप क्या करिए, अब 2 सेंटर देखिए, C1 C2, उन दो के मास देखिए M1 M2, उन दो के कोऑर्डिनेट देखिए x1 y1 x2 y2, और फिर सेंटर ऑफ मास के लिए कोऑर्डिनेट लिखिए XCM M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, और YCM लिख दीजिएगा M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। अरे और आप करेंगे क्या यार, यही तो डिफिनीशन है। आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट की तरह देखेंगे। अब ट्रायंगल का जो मास देखेंगे वो क्या लेंगे, A1 इन मास एरिया के प्रोपोर्शनल लेंगे। तो चलो ना, एरिया A1 इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, A1 इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। तो A1 कितना हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, यही तो करते थे एरिया के लिए, इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। 36 9 9√3 L स्क्वायर T इंटू डी। अब ध्यान से देखना M2 कितना होगा, ध्यान से देखना 6L इंटू 6L एरिया इंटू थिकनेस इंटू डी, 36L स्क्वायर टी डी। ये आप कह रहे हो 9L जाएगा M2/4। तो यहां से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि M1 को क्या लिख सकते हैं। चेक करिए M1 का वैल्यू कितना है, √3 इंटू 9L स्क्वायर टी डी, √3 M1/4। तो आपको 2 मास लिखने का तरीका दिख गया। M1 कितना लिखेंगे, M2/4। M1 कितना लिखेंगे, तो M1 हम x कोऑर्डिनेट, और यहाँ कहीं 0 0 कर लेते हैं, कहीं तो रखेंगे 0 0। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ 0 कर देते हैं, 0 0 कहीं भी ले सकते हैं। तो याद करिए ये लेंथ कितना लिखते थे, ये लिखते थे h/3। h कितना हो गया, 6L sin 60, ये
मीडियन उसका 2:1 में बांट दिया, इधर से 1/3 2l l√3 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -l√3, 0 वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3l, 0 6l का आधा। x सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, x सेंटर ऑफ मास m1 के बदले आ गया √3 m2/4 इनटू उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है उसका x कोऑर्डिनेट -l√3 प्लस m2 और उसके साथ x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा 3l अपॉन ऐड करिए √3 m2/4 प्लस m2। अब चेक करिए m2 हर एक जगह से चला गया या नहीं, m2 हर एक जगह से चला गया, तो x कोऑर्डिनेट कितना निकल करके आएगा -3l/4 प्लस 3l अपॉन √3/4 प्लस 1। आप चेक कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, नीचे ऊपर तो 4 4 तो कैंसिल आउट हो गए, तो एक्ससीएम कितना लिख लेंगे, वाईसीएम तो 0 होगा, एक्स एक्सिस पे ही सेंटर है क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही दोनों पॉइंट थे सेंटर अलग अलग ऑब्जेक्ट के, तो उसी लाइन पर होगा सेंटर ऑफ मास कंबाइंड। 12 में से 3 हटाया तो आ गया 9l/√3 + 4। इस डिस्टेंस पे पॉजिटिव आने का मतलब राइट साइड में होगा सेंटर ऑफ मास इस कंपाउंड का। तो जब आपके सामने में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मेहनत काफी बढ़ जाती है। तो याद करो 25 क्वेश्चन में इसीलिए केवल 5 क्वेश्चन करने के बाद आईआईटी कहता है अरे वाह यार तू तो बड़ा अच्छा बच्चा है, चल एडवांस का पेपर देने आ जा। भाई दे रहा है अभी एक समय दे रहा है। तो आप सारे क्वेश्चन इतने ही टफ आपको मिलेंगे ये जरूरी थोड़े नहीं, और ये टफ उनके लिए ये लेंथी कहलाता है, टफ नहीं कहलाता। जिन बच्चों की समझ थोड़ी ठीक है वो टाइम लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस लेंथी उनके लिए कहना ठीक नहीं रहेगा। जिन बच्चों के समझ आ रहा हो ये रास्ता थोड़ा सा हैंड राइज कर दें जिससे कि मुझे भी अंदाजा लगे। लक्ष्य अब बहुत बढ़िया। तो घबराना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड है। आपके टेस्ट में भी यदि मिलता है तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, 24 25 के 25 ऐसे थोड़े ना क्वेश्चन होते हैं। तो आपको केवल मैं ये कहता हूं कि थोड़ा सा अपने सोचने का रास्ता इस तरह का बना लें, कोऑर्डिनेट डिसाइड करें, वही है m1x1 + m2x2 m1y + m2y2, उस आइडिया को फॉलो करें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।